जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको भली भांति पता होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जी हाँ। एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो सकता है, बट आप अगर फिजिक्स से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा आसानी होता है। बट अगर आप किसी भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो है और भी आसान से बता दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए, आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो है वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसका हम जो है पूरा वीडियो आपको क्लियर कराने वाले हैं, जिसमें कि आपको जो है फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ एक पॉइंट बताए जाएंगे। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप आराम से इस चैप्टर का हर एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात कराया जाएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश से ही ये चैप्टर रिलेटेड है। आप जो है 10th क्लास आने से पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा मोड़ा, ठीक ना। तो चलिए जो है हम पहले प्रकाश को डेफिनेशन का जान लेते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं भाई? पहले प्रकाश को पढ़ते हैं। प्रकाश, बताइए। प्रकाश, जिसे इंग्लिश में आप जानते हैं कि लाइट कहते हैं, इसे इंग्लिश में लाइट कहते हैं। अब बताइए आप, प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रकाश जो है किसे कहते नहीं है, बल्कि प्रकाश जो है वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे सड़क वह कारक है जिसकी सहायता से हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। अब आप कहेंगे वस्तु को तो हम आंख से देखते हैं, प्रकाश से तो नहीं देखते हैं। बट अगर आप अंधेरे में आंख कितना फाड़ फाड़ के देखेंगे ना, फिर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा फिर आपका आंख भी काम नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। समझ में आ गया? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों, प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश जो होता है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। देखिएगा, आप जब टॉर्च जलाते होंगे वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि जब टॉर्च जलाए और बीच में कोई दीवार वगैरह आ गया तो वो जो है उछल के चल जाए। होता है ऐसा? क्या नहीं होता है। प्रकाश जो चलता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश जो चलता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, या बोले तो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सरल रेखा में गमन करता है। चलिए दोस्तों, अब जो है अगला पॉइंट है प्रकाश का स्रोत। ये हो गया। अब उसके बाद है प्रकाश का स्रोत। दोस्तों, प्रकाश का स्रोत से अगर आप देखें, इसका इंग्लिश होता है सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट यानी सोर्सेस मतलब होता है स्रोत, लाइट यानी प्रकाश। आपको पता है, सोर्सेस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। तो दोस्तों आप देखिए, जहां से बहुत सारा मिट्टी निकलता है उसे मिट्टी का स्रोत, जहां से बहुत सारा तेल निकलता है वो तेल का स्रोत, और जहां से बहुत सारा खजाना निकलता है या फिर बहुत सारा सोना, जेवर, चांदी ये सब निकलता है, वो क्या हो गया? खजाना, यानी कि चांदी का स्रोत या फिर सोना का स्रोत। या फिर जहां से बहुत सारा कोयला निकलता है वो हो गया कोयले का स्रोत। उसी प्रकार से जहां से प्रकाश बहुत सारा निकलता है, जहां से प्रकाश बहुत सारा निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। समझ में आया? जहां से प्रकाश बहुत सारा निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रकाश का स्रोत निकलने का क्या क्या जरिया है बताइए तो? प्रकाश का स्रोत निकलने का जरिया क्या क्या है? तो आप भली भांति जानते हैं, वो जो ऊपर गोईठा चिपकल है, गोईठा है, सूर्य भगवान जो है वो भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। क्या है भाई? तो प्रकाश का स्रोत, सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है। इतना दूर काहे जा रहे हैं? सूर्य हो गया, तारे भी बहुत दूर है ना। सूर्य हो गया, तारे हो गया, उसके बाद हो गया क्या भाई? सूर्य, तारे हो गया, और घर में जो डिबिया, बाती, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब हो गया क्या? प्रकाश का स्रोत हो गया भाई। क्या हो गया? प्रकाश का स्रोत। डिबिया हो गया, डिबिया आप जलाते होंगे। उसके बाद लालटेन हो गया, क्या हो गया? लालटेन। कोई मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती लिख दिए सॉरी। ये जितना भी चीज आता है दोस्तों जिससे प्रकाश निकलता है, वो सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाता है, यानी प्रकाश का स्रोत कहलाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रकाश का स्रोत भली भांति समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रकाश का स्रोत जो होता है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर यदि आप देखें वस्तुओं को, प्रकाश के स्रोत के आधार पर भी देखें तो आपको जो है दो तरह की वस्तु दिखेगा। समझ में नहीं आ रहा है? प्रकाश के स्रोत के आधार पर यदि आप वस्तुओं को गिने तो वो भी दो प्रकार का होता है।
एक ऐसी वस्तु होता है जो कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक ऐसी वस्तु होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, बट एक ऐसा वस्तु होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो दोस्तों जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं भाई? तो प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। इसको जो है दूसरा नाम बोलते हैं दीप्तिमान वस्तु। क्या बोलते हैं? दीप्तिमान वस्तु, या फिर बोल दो दीप्तिमान या प्रदीप्त, बात एक ही है। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? आप देखिए डेफिनेशन इसका क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु यानी प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। आप समझिए यहाँ पे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। बट अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रदीप्त वस्तु में क्या क्या उदाहरण आ सकता है। तो भाई सूर्य हो गया, हुआ ना, सूर्य हो गया, तारे हो गया, मोमबत्ती हो गया, डिबिया हो गया, लालटेन हो गया, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तु में उदाहरण आते हैं। बट अप्रदीप्त में क्या आएगा? जैसे हमारा मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, और आप जो मोबाइल देख रहे हैं इसमें भी खुद से प्रकाश नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अप्रदीप्त वस्तु में आ गया कोई भी वस्तु हो गया, जैसे हो गया तुम्हारा जैसे हो गया ये क्या बोलते हैं, मार्कर हो गया, है ना, मार्कर हो गया। चंद्रमा भी हो गया आपका, चंद्रमा। अब कहेंगे चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु कैसे है? कहेंगे ना चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु कैसे है। तो समझिए आप चंद्रमा कैसे अप्रदीप्त वस्तु है, पता है आपको? देखिए चंद्रमा का जो है ना खुद का प्रकाश नहीं है, वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। बट सूर्य जो है वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। चंद्रमा क्यों नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता है? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो दर्पण का कार्य करता है। चंद्रमा दर्पण का कार्य करता है। कहने का मतलब है कि यहां से मान लीजिए आप टॉर्च किसी दर्पण पर जलाते हैं, आईना, दर्पण यानी आईना, किसी आईने पर यदि टॉर्च जलाए तो वो जो है प्रकाश का परावर्तन होके कहीं भी पड़ता है। मान लीजिए कि पृथ्वी पर पड़ गया या फिर किसी जमीन पर पड़ गया या दीवार में पड़ गया, यानी टॉर्च आप इसमें जलाए, आईना में, टॉर्च आप आईना में जलाए, लेकिन उसका परावर्तन होकर कहाँ आ गया? वो दीवार में पड़ गया। उसी प्रकार से सूर्य भी जलता है। सूर्य जब प्रकाश छोड़ता है तो ये जो है ना केंद्रित कर लेता है उसे। नहीं समझ में आ रहा है? यानी सूर्य का प्रकाश इस पर चंद्रमा पर पड़ता है और वहां से जो है परावर्तन होने के बाद वो पृथ्वी पर प्रकाश देता है, जिस वजह से लगता है हमें कि ये जो प्रकाश है वो चंद्रमा दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा होता है वो आईना की तरह काम करता है चंद्रमा, और पृथ्वी पे जो है वो प्रकाश आता है। कहाँ से प्रकाश आता है? तो सूर्य से प्रकाश आता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरह का होता है। आप इसको बिल्कुल भी मानने का ऐसा नहीं कीजिएगा कि ये प्रकाश, आप लाइट यदि आईना में जलाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आईना से लाइट आ रहा है। लाइट तो टॉर्च से आ रहा है ना। तब फिर चलिए अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है आगे बात करेंगे हम। अप्रदीप्त वस्तु आपको समझ में आ गया? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद है प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु का प्रकार। प्रकाश के गुजरने के आधार पर, यानी प्रकाश जो गुजरता है, जैसे टॉर्च जलाए, ये गुजर गया, यानी टॉर्च जलाए यहाँ से आराम से दिख गया हमें। उसके बाद टॉर्च जलाए, अगर आगे में दीवार आ गया ना, तो वो गुजर नहीं पाया। उसके बाद एक होता है कि जब जलाए और कुछ कुछ दिख रहा है और कुछ कुछ नहीं दिख रहा है। यही होता है कि प्रकाश के गुजरने के आधार पर, यानी प्रकाश के आर पार के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब आप जो है इसको पढ़िए, ठीक ना। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु को जो है 3 भागों में बांटा गया है। वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तु, पहला है पारदर्शी वस्तु, पहला है पारदर्शी वस्तु, और दूसरा है अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, और तीसरा है पारभासी वस्तु, तीसरा है पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी याद कीजिए साथ साथ। प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो दोस्तों देखिए पारदर्शी जो वस्तु होता है, पारदर्शी वस्तुएं जो कहलाता है, पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो प्रकाश को आसानी से पार हो जाए। जहां से प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु का मतलब तो आपको भली भांति पता होगा, वस्तु का मतलब आपको पता होगा। देखिए पारदर्शी वस्तु यानी कि जहां से प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जहां से प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप पानी में यदि प्रकाश जलाएंगे तो आपको आसान सा पानी दिख जाएगा, एकदम
साफ पानी में, साफ पानी में, गंदा पानी में नहीं, साफ पानी में यदि आप प्रकाश लेंगे ना या टॉर्च वगैरह कुछ भी जलाएंगे तो आपको अच्छा से दिख जाएगा कि कौन सा, अगर आप मछली उसमें डाल देते हैं तो आपको आराम से दिख जाएगा कौन गरई, कौन चेंगा, कौन पोठिया, वो सब आपको अच्छा से दिख जाएगा साफ पानी में। तो पारदर्शी वस्तु वो होता है जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाए, जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद जो है अपारदर्शी वस्तु को अगर आप देखें, जिसमें प्रकाश पार नहीं हो, जिसमें प्रकाश पार नहीं हो। जैसे देखिए, अगर आप इस पे लाइट जलाते हैं, अगर आप इस पे, इस बोर्ड पर यदि लाइट जलाते हैं तो आप ये जान नहीं पाएंगे इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, आप ये नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं क्या? अगर आप इस पे लाइट जलाते हैं तो आप इसको नहीं देख पाते हैं। अगर आप हाथ पे ऐसे लाइट जलाते हैं तो आप हाथ के पीछे क्या है वो नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? दीवार में यदि लाइट जलाते हैं तो उसके पीछे क्या है ये आपको पता नहीं चल पाता है। चल पाता है क्या? नहीं। तो कागज में भी अगर आप जलाते हैं तो उसके पार भी क्या है नहीं पता चलता। कॉपी हो गया, मार्कर हो गया, किसी भी चीज में यदि देखें वैसा चीज या वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आप जलाते हैं लेकिन उस पार वाले वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। यानी इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, जिसमें प्रकाश पार ही ना हो पाए, जिसमें प्रकाश पार ही ना हो पाए उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया इसमें आपका मार्कर, जैसे मार्कर, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, है ना, दीवार हो गया, उसके बाद आपका मोबाइल हो गया, बहुत सारा इसमें उदाहरण आता है। उसके बाद पारभासी को समझिए। पारभासी जो होता है कुछ इसका अंश लिया हुआ है और कुछ इसका लिया हुआ है, यानी कुछ इसका भी गुण है और कुछ इसका भी गुण है। नहीं समझ में आ रहा है? पारभासी में कुछ इसका भी गुण है और कुछ इसका भी गुण है। तो देखिए इसका गुण क्या था पारदर्शी में कि प्रकाश पार ना हो पाए, लेकिन इसका गुण क्या था? इसमें था कि प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए और इसमें प्रकाश पार ही ना हो पाए। तो दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण है। तो पारभासी का आप समझिए, सुनिए डेफिनेशन। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं या पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार हो, वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आंशिक रूप में पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आंशिक रूप में पार हो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसे आप यदि लेंगे शीशा, यदि लेंगे आप शीशा कौन सा? अगर साफ शीशा लेंगे, ये साफ शीशा लेंगे तब तो उसमें पूरा रूप से साफ शीशा यदि लेते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से प्रकाश पार हो जाएगा, तो वो पारदर्शी हो जाएगा। बट अगर आप घिसा हुआ शीशा ले लीजिए और उसको घिस दीजिए तो उसमें प्रकाश कुछ कुछ दिखेगा और कुछ कुछ नहीं दिखेगा। उस पर आदमी कौन सा है? अगर लगेगा, अगर फटा हुआ थोड़ा सा या घिसा हुआ है, लगेगा कि दो आदमी आ रहा है, लगेगा दो आदमी आ रहा है, लेकिन दिखता है एक के आदमी। इसमें जो है थोड़ा सा प्रकाश पार हुआ और थोड़ा सा प्रकाश रोक लेता है। यानी घिसा हुआ शीशा जो आएगा वो किस में आएगा भाई? तो घिसा हुआ शीशा वो पारभासी में आएगा। घिसा हुआ शीशा किस में आएगा? पारभासी में। उसके बाद देखिए, अगर आप एक कागज लीजिए, ठीक ना, आप एक कागज लीजिए और उसको जो है, अगर आप तेल लगाए हुए हैं उसको माथा में ऐसे घसिए, और उसके बाद देखिए आपको जो कागज के पीछे वो थोड़ा थोड़ा दिखेगा बट थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा। तो घिसा हुआ यानी तेल लगा कागज। उसके बाद जो है, और आप देखिए जब कुहारा होता है ठंडी के मौसम में, देखिएगा कुहारा बहुत सारा, कुहारा मतलब कुआसो, ठीक है। तो कुहारा जब होता है ना तो कुहारा में भी आपको बहुत सारा चीज जो है कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं दिखता है। आपको ये लगता है कुहारा में, ये लगता है कि 4 गो जो है ट्रक आ रहा है या फिर आपको लगता है कि गाड़ी आ रहा है, बट आप ये नहीं देख पाते कौन सा गाड़ी आ रहा है। देख पाते हैं क्या? आपको ये लगता है कि भाई बल्ब जल रहा है तो गाड़ी आ रहा है, लेकिन कौन सा गाड़ी आ रहा है ये आप नहीं देख पाते हैं। तो कुआरा भी कौन सा हो गया भाई? पारभासी वस्तु हो गया। उसके बाद आप देखिएगा, कुआरा तो हो गया पारभासी, लेकिन अगर आप धुआं देखें, धुआं तो धुआं में भी आपको जो है कोई आदमी ऐसे ऐसे कर धुआं लग गया, ऐसे ऐसे मोड़ते मोड़ते आपको जो है दिखता है एक दो, मतलब हो गया कि आदमी कभी कभी तुमको धोखा भी हो जाता है, कभी कभी हम लोगों को धोखा भी हो जाता है कि भाई ये कौन आ रहा है भाई धुआं से, तब फिर आंख ऐसे ऐसे मेड़ते हैं फिर जाके कहीं दिखता है ना। तो वो धुआं भी क्या है भाई? तो धुआं भी किस में आएगा? पारभासी वस्तु में। उसके बाद देखिए धुआं होने के बाद देखिए, अगर आप देखते हैं ना तो आपको थोड़ा सा परेशानी होता है, यानी लगता है कि एक आदमी आ रहा है, बट अगर उसके पीछे भी आदमी रहे ना तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जिसमें जो है प्रकाश आंशिक रूप से पार, थोड़ा पार हो थोड़ा नहीं हो,
उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार हो उसे पारभासी वस्तु, बट जिसमें प्रकाश पार ही ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु, और जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु। उम्मीद है आपको इन तीनों का डेफिनेशन याद हो गया होगा। और यहाँ पे आपको हम एक पारदर्शी में एक डेफिनेशन दिए थे, वो गरई मछली चंगा वाला दिए थे ना, तो उसका जो है अगर आप इसमें देखें, साफ पानी रहेगा तो आपको आराम से आप पहचान सकते हैं। साफ पानी रहेगा तो आराम से उसमें प्रकाश चल जाएगा कि कौन सा गरई है, कौन सा चेंगा है, कौन सा पोठिया, कौन सा पोसा, ये सब फट से पहचान लेंगे। लेकिन अगर उसमें आटा डाल दें, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दें, या फिर वो पानी थोड़ा गंदा हो जाए, आपको ये तो दिखेगा कि इसमें मछली चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा मछली किसको मार रहा है। ये पहचान पाएंगे? कभी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गंदा हो गया। अब ये नहीं देख पाएंगे कि भाई ये तो जो है क्या है, पोसा है या मछली, मतलब कौन सा मछली है, किस मछली का कैटेगरी में आएगा, तो ये आप नहीं पहचान पाएंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश आंशिक रूप से पार हो रहा है, कुछ देख पा रहे हैं बट कुछ नहीं देख पा रहे हैं, तो वो किस में आएगा, पारभासी में। पारभासी का डेफिनेशन ये नहीं बताया, जिसमें प्रकाश आंशिक रूप में पार हो, यानी कुछ देखें और कुछ नहीं देखें। तो ये किस में आएगा, गंदा पानी, थोड़ा गंदा पानी किस में आएगा भाई, तो पारभासी में गंदा पानी आएगा। उम्मीद है आपको इन तीनों का डेफिनेशन याद हो गया होगा। उसके बाद है किरण पुंज, आप पढ़िएगा, ठीक है ना, मिटा देते हैं इसको, फिर किरण पुंज पढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम किरण पुंज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप जो है आपने ये तीनों पॉइंट पढ़ चुके हैं, आपने ये तीनों पॉइंट, प्रकाश, प्रकाश का स्रोत, उसके बाद प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तु का प्रकार, 3 प्रकार पढ़े थे आपने। तो तीनों वस्तुओं को, तीनों चीजों के बारे में आपने पढ़ चुका है। बट अब जो है आपको किरण पुंज के बारे में पढ़ना है, होता क्या चीज है। और आप नोट्स के लिए बिल्कुल मत घबराइएगा, वीडियो के अंत में या तो आपको जो है आपको स्क्रीन में मिल जाएगा आपको, ठीक ना, कोई लिंक विंक वो जो है कहीं दबाना नहीं पड़ेगा आपको, जो है इसी वीडियो में, चलती वीडियो में ही आपको दे दिया जाएगा, और आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा नोट्स, ठीक ना, तो आपके लिए सहूलियत ही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए जो है आपको घबराना नहीं, बस समझना है आपको। अगर आप पहले समझ लेते हैं तो आपको जो है उसमें नोट्स मिल जाएगा, फिर आप लिखा हुआ चीज़ मिल जाएगा भाई, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर समझेंगे नहीं और कहेंगे डायरेक्ट खाली नोट्स उठा लेंगे जाके, तो फिर भाई आपके पास है या टाइम नहीं है, मेरे पास, मुझे नहीं पता, बट अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए तो एकदम पक्की हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए किरण पुंज क्या होता है वो समझिए आप जरा। किरण पुंज, किरण पुंज, देखिए किरण पुंज, अगर आप ग्रामीण परिवेश से होंगे तो पुंज के बारे में तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे, भली भांति समझते होंगे, क्योंकि भाई भारतीय जो है वो एक तो कृषि प्रधान देश है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे जो है कृषि तो अधिक मात्रा में होती ही होती है, तो आप जानते ही हैं कृषि होती है। तो पुंज का मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो पुआल जो कटता है, जिसे नरुआ बोलते हैं हम लोग की अपनी भाषा में, नरुआ, ठीक ना, जो नरुआ बोलते हैं जिसे पुआल जो कटता है, तो वो देखिएगा जब क्या बोलते हैं, जब धान कटता है तो उसको जो है नरुआ बनाया जाता है, पुआल इतना मोटी मोटी बोरी बनाया जाता है, उसको जो है क्या किया जाता है, उसको जब लगाया जाता है एक ही साथ तो उसको पुंज बोलते हैं कि नहीं, उसको पुंज बोलते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ देखें तो किरण पुंज, धान का यदि लगा पुंज तो वो धान का पुंज, समझ में आ रहा है, कोयला का यदि लगा पुंज तो वो कोयले का पुंज, ईंटे का लगा पुंज तो वो ईंटे का पुंज, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यदि किरण का पुंज यानी प्रकाश के किरणों का पुंज, प्रकाश के किरणों का पुंज यानी प्रकाश का किरण बहुत सारा है, प्रकाश का किरण बहुत सारा है, बहुत सारा प्रकाश का किरण है, बहुत सारा प्रकाश का किरण, बहुत सारा प्रकाश का किरण है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाश का किरण पुंज, यानी प्रकाश का किरण पुंज, समझ में आ रहा है। धान बहुत सारा है तो वो धान का किरण पुंज, धान का अटिया जो है बहुत सारा है तो वो धान का किरण पुंज हो जाएगा ना। उसी तरह से प्रकाश जब बहुत सारा हो, प्रकाश की किरण बहुत सारा हो तो वो प्रकाश का किरण पुंज कहता है। तो इसको जो है आप एक बस शॉर्ट भाषा में समझिए, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, या फिर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आप जो है इसको साथ साथ याद करते चलिएगा। तो याद करना पड़ता है कभी, धान के समूह को ही धान का पुंज कहते हैं, उसी तरह से प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हो गया याद,
प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश किरण पुंज जो निकलता है वो 3 तरह का निकलता है। विश्वास नहीं हो रहा है? प्रकाश किरण पुंज जो निकलता है वो 3 तरह का निकलता है। देखिएगा आप, एक का नाम क्या होता है वो समझिए जरा। प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 तरह का निकलता है। पहला निकलता है भाई अपसारी किरण पुंज। क्या निकलता है? अपसारी किरण पुंज। क्या निकलता है? अपसारी किरण पुंज। और दूसरा निकलता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समझिए क्या होता है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि नोट्स जो आपको दिया जाएगा उसमें आपको समझाएगा कोई नहीं बैठ के वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिए, नोट्स आपको मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। वीडियो चलते चलते ही आपको नोट्स दे दिया जाएगा। अपसारी किरण पुंज समझिए जरा। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? अपसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होता है जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकला और फैलती चली गई। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकला और फैलती चली गई, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। समझ में नहीं आ रहा है? जब प्रकाश किरणें, मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च है, क्या है भाई, तो यहाँ पे एक टॉर्च है और यहाँ से प्रकाश जो निकलता है क्या एक ही बार निकलता है? ये यहाँ पे टॉर्च है तो ये जो है पूरा फैलता है, इधर भी 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 फैलता है और इधर भी फैलता है। ये पूरा फैलता फैलता पूरा चला जाता है। तो ये क्या होगा बताओ, बताइए आप। यानी एक बिंदु से प्रकाश निकला और फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। डेफिनेशन याद हो गया? जब प्रकाश किरण या फिर जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, फैल रहा है ना, देखिए ये इधर भाग रहा है, 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 यानी एक बिंदु से जो है फैलता चला जा रहा है, एक बिंदु से फैलता चला जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। अगर आप टॉर्च जलाते होंगे, अगर आप टॉर्च यूज करते होंगे तो उसमें देखिएगा, मोबाइल का फ्लैश लाइट तो है, उसमें देखिएगा जब मोबाइल का फ्लैश लाइट जलता है तो पूरा जो है क्या होता है, रोशनी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोबाइल का फ्लैश लाइट जला रहे हैं तो एक ही बिंदु पे जाएगा, जाएगा क्या? नहीं जाता है। तो टॉर्च जो होता है, टॉर्च जो होता है वो अपसारी किरण पुंज होता है। कैसा किरण पुंज होता है? अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से, जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती हुई चली जाए, जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती हुई चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु से प्रकाश, जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए, जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु, देखिए ये एक बिंदु है ना, ये एक बिंदु है, तो एक बिंदु से देखिएगा इधर, एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो डेफिनेशन याद हो गया होगा। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, ठीक इसका अपोजिट है दोस्तों, ठीक इसका अपोजिट है। अभी आपने क्या पढ़ा था अपसारी में? जब एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन अभिसारी में इसका उल्टा होता है। जब फैलती हुई प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर टिक जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब फैलती हुई प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर टिक जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण फैलती हुई आए और एक बिंदु पर आकर टिक जाए, फैलती हुई आए और एक बिंदु पर आकर टिक जाए, फैलती हुई आए और एक बिंदु पर आकर टिक जाए, फैलती हुई आ रही है और एक बिंदु पर आकर टिक जा रही है, फैलती हुई आ रही है और एक बिंदु पर आकर टिक जा रही है। तो ये जो है फैलती हुई गई, एक बिंदु पर जाकर टिक गई, फैलती हुई गई, एक बिंदु पर आकर टिक गई, फैलती हुई गई, एक बिंदु पर आकर टिक गई। यानी अभिसारी किरण पुंज का डेफिनेशन ठीक इसका अपोजिट होता है। अपसारी का आपने पढ़ा कि एक बिंदु से प्रकाश फैलती चली जाए, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बट अभिसारी का ठीक इसका उल्टा होता है। जब प्रकाश किरण फैलती हुई आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाए, जब प्रकाश किरण फैलती हुई आए और एक बिंदु पर मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप इससे जो है आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका, एक बिंदु मान लीजिए, क्या मान लीजिए? बिंदु। तो एक बिंदु से फैलती हुई किरण चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज। बट फैलती हुई किरण, ये सब फैलती किरण है ना, फैलती किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसे अभिसारी किरण पुंज। तो आप इधर देखिएगा जरा, ये मान लीजिए बिंदु है, ये क्या है? एक बिंदु है। तो देखिए एक बिंदु से फैलती हुई प्रकाश किरण चली जाए उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बट ये फैलती हुई किरण जब एक बिंदु पर मिल जाए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी, याद हो गया। उसके बाद देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज जो होता है दोस्तों वो एकदम सीधा जाता है।
जब जब समांतर किरणपुंज का डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाए, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाए। प्रकाश किरणें का मतलब क्या है? प्रकाश किरण ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाए, यानी यहां से लेकर यदि यहां से 10 cm की दूरी है तो ये भी यहां से लेकर 10 cm की दूरी होगा, ये भी यहां से 10 cm की दूरी होगा। यहां यदि 10 cm की दूरी है तो यहां भी 10 cm, यहां भी 10 cm, यहां भी 10 cm, यहां भी 10 cm, यहां। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से जाए, माफ कीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर जाए, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर जाए उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर जाए उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर जाए उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए आपने लेजर लाइट तो देखा ही होगा, छिड़कानी तो करते होंगे लेजर लाइट का। देखिए लेजर लाइट जो होता है ना, लेजर लाइट, वो छोटा छोटा लाइट जो होता है लेजर लाइट, उसको अगर आप जलाएंगे तो वो जो है आसपास रोशनी नहीं करता है। आप जिस बिंदु पर उसे जला रहे हैं बस उसी बिंदु पे जलता है। जिस बिंदु पे आप उसे जला रहे हैं उसी बिंदु पे जलता है वो लेजर लाइट, अगर आपने देखा होगा सही से तो लेजर लाइट। बट आप ऐसे समझिए, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाए, उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। तो आप देखिए ये क्या हो गया भाई, ये हो गया फैलता हुआ चला गया तो अपसारी किरणपुंज। बट फैलती हुई किरण जब एक बिंदु पर आ गई तो अभिसारी किरणपुंज। और ये जो प्रार्थना में खड़ा रहता है लोग, वो क्या हो गया ऐसे, ये क्या हो गया, ये हो गया समांतर किरणपुंज। ठीक ना। अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की ओर। किरणपुंज तो आप समझ गए होंगे, अब जो है प्रकाश का परावर्तन बात करते हैं। चलिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई वो समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, देखिए दोस्तों प्रकाश तो आपने पढ़ चुका है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझ में आ गया ना, उसे प्रकाश कहते हैं। उसके बाद प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन का मतलब भी आपको अभी समझा दिए थे, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और वो टकराकर वापस आ गया तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए हम जो है अब प्रकाश के परावर्तन की बात कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन की देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, चलिए अब जो है प्रकाश का परावर्तन की बात कर लेते हैं। प्रकाश तो आप भली भांति समझ चुके हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। उसके बाद प्रकाश तो आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद आप परावर्तन समझिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है वो आप समझिए। प्रकाश का परावर्तन, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए आप चैप्टर पे आ गए हैं, उससे पहले आपने जो पढ़ा था वो आपका था बेसिक, ऐसे समझ सकते हैं बेसिक था। उसके बाद आप जो है आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी वस्तु से प्रकाश टकराया और लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए आपका दर्पण है, जिससे आप आईना देखते हैं, घर में आईना देखते हैं ना, समतल दर्पण, उसको समतल दर्पण ही कहते हैं, आप बाद में समझिएगा उसके बारे में, ठीक ना। ये है आईना, क्या है भाई, आईना, और इसके पीछे जो है वो वक्रित भाग रहता है, ठीक। इस पर यदि आप प्रकाश डालेंगे, इस पर यदि आप टॉर्च जलाएंगे तो ये देखिएगा कि इस भाग चला जाता है, यानी ये भाग में आ जाता है, ये टॉर्च घुस नहीं जाता है, ये इधर जा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराया और लौट गया उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और लौट गया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों अब जो है प्रकाश का परावर्तन समझने के बाद आप ये समझिए कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है। प्रकाश का परावर्तन तो हो गया भाई, ये प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, लेकिन इसका कुछ नियम तो होता होगा ना, इसका नियम कितना है, तो उसके नियम के बारे में आप पढ़िएगा। अभी जो है इसको पहले मिटा लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, उम्मीद है आपको ये पांचों टॉपिक समझ में आया होगा। अब जो है छठा टॉपिक समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है वो आप समझिए जरा। प्रकाश के परावर्तन जैसे होता है ना कि पूजा आप जो करते हैं उसका भी नियम कानून है कुछ, है कि नहीं। जैसे आप किसी जेल वगैरह या फिर वहाँ गए तो वहाँ का भी कोई नियम कानून है, वहाँ आप आज़ादी तो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई खाना खाते हैं उसमें भी कोई नियम है, जैसे आप किसी चीज़ का भोग लगाते हैं उसमें भी कोई नियम है। उसी तरह से प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें भी नियम है। तो आप समझिए क्या नियम है। जब प्रकाश टकराता है किसी सतह से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह से, इसका डेफिनेशन सुनिएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम का। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है उसके बाद जिस नियम का वो पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है उसके बाद जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आया ना। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिस नियम का पालन करता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराने के बाद जिस नियम का पालन करता है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उम्मीद है आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है अब नियम क्या कितना होता है, नियम कितना नियम कानून है। जैसे पूजा का नियम कानून बहुत सारा है, उसी तरह से प्रकाश जो टकराता है उसका कितना नियम कानून है, उसका 2 गो नियम कानून है। कितना है भाई, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 है। कितना है, 2 नियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये आपको नहीं पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम। ऑब्जेक्टिव में तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो 2 नियम है। तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो कहाँ होगा, ये मान लीजिए आपका शीशा है। क्या है, शीशा। क्या है भाई, शीशा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका शीशा है और शीशा को यदि आप एक भाग को वक्रित कर दें, वक्रित का मतलब होता है पेंट। शीशा के एक भाग को यदि आप पेंट कर दें तो वो आपका क्या बन जाता है, आईना यानी दर्पण। ये मान लीजिए आपका समतल शीशा है। क्या है भाई, तो समतल शीशा है और उस पर आपने जो है पेंट चढ़ा दिया एक भाग को, और एक भाग को जब आप पेंट चढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आईना यानी दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, फिजिक्स की भाषा में इसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण या फिर आईना कहिए आप, ठीक ना, आईना। और ये जो लेप चढ़ाया जाता है, ये जो लेप चढ़ाया जाता है ना, ये लेप कोई एरू गैरू लेप नहीं रहता, ये सिल्वर नाइट्रेट का लेप रहता है। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। तो सो आप इसे याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का लेप रहता है इसमें। किसका लेप, सिल्वर नाइट्रेट का लेप। इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgNO3, AgNO3। इसमें जो लेप चढ़ाया जाता है यानी प्लेन शीशा ले लीजिए और उसमें एक लेप चढ़ा दीजिए सिल्वर नाइट्रेट का, तो वो आपका समतल दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। उसके बाद ये जो समतल दर्पण बनता है इसमें जो लेप चढ़ाया था उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो AgNO3। आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद अब जो है इसमें अगर आप टॉर्च जलाएंगे, इसमें अगर आप प्रकाश जलाएंगे, तो मान लीजिए आप यहाँ से इसमें जो है प्रकाश जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं, प्रकाश जलाए, टॉर्च जलाए, और इस पर जो है पार नहीं होता है क्योंकि पेंट किया हुआ है। अगर आप घर में आईना देखते होंगे तो उसमें जब प्रकाश जलाएंगे ना आप, तो वो प्रकाश पार नहीं होता है, दीवार के उस पार नहीं आता है, वो प्रकाश जो है लौट जाता है। तो जब आप इस पे प्रकाश जलाए, ये प्रकाश जलाए और ये जो है क्या होता है, लौट जाता है। तो ये जो लौटता है ना, इसी का कुछ नियम है, इसी के नियम को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। यहाँ पे जो नियम होता है वो क्या नियम होता है, तो पहला नियम होता है कि ये जो आया किरण, ये जो किरण आता है इसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, आपतित किरण। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं भाई, तो आपतित किरण। ये किरण आई है तो इस तरह का तीर देंगे, ये किरण टकरा कर गई है तो इस तरह का तीर दे देना, ठीक ना। ये क्या होता है भाई, तो आपतित किरण। फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और ये क्या हुआ है, परावर्तन के बाद ना गया है उधर, तो क्या होगा, ये परावर्तित किरण। क्या होगा, परावर्तित किरण। अब देखिए अगर आप इसको आपतित किरण नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किरण आने वाली है ना, ये किरण आने वाली, जो किरण आता है उसे आपतित किरण, जो किरण आता है उसे आपतित किरण। याद रखिएगा, जो किरण आता है उसे आपतित किरण, और टकराकर जो किरण जाता है उसे
परावर्तित किरण। टकरा कर जो किरण जाता है उसे परावर्तित किरण, और जो किरण दर्पण पर आता है उसे आपतित किरण। याद हो गया, जो किरण दर्पण पर आता है उसे आपतित किरण, जो किरण दर्पण से टकरा कर जाता है उसे परावर्तित किरण, यानी जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। और इस पर ये जो है इसका नाम होता है भाई आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। अगर आप कहेंगे तो इसे तल भी बोल सकते हैं, तल बोले या फिर आपतन बिंदु बोलिए, बात एक ही है, आपतन बिंदु, ठीक ना। आपतन बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है आपतित किरण जो है पड़ा हुआ है ना, आपतित किरण इसमें पड़ा हुआ है। अब देखिए आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है ना, इसमें आप लंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए भाई? लंब डाल दीजिए। चलिए, आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है, आपतन बिंदु पर टेढ़ा हुआ क्या? नहीं, सही है भाई। चलिए, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को फिजिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं भाई? तो अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब होता है। अब देखिए इसका पहला नियम क्या बोलता है? परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है? बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब, तीनों परावर्तित, आपतित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए इसमें आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये जो है क्या है भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर आपको, ये हो गया पहला नियम, ये हो गया आपके प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। बट दूसरा नियम क्या होता है वो आप देखिएगा। दूसरा नियम होता है I बराबर R। ये I कौन सा चीज है भाई? तो I होता है आपतन कोण। I जो होता है ना वो हमेशा आपतन कोण, यानी आपतित किरण के बगल में होता है आपतन कोण, आपतित किरण के बगल में आपतन कोण। इसे I से डिनोट करते हैं, जबकि इसे परावर्तित किरण को R से डिनोट करते हैं, सॉरी छोटी r से, ठीक ना। अब समझिए I यानी कि आपतन कोण, I यानी आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि I, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी R, यानी R। अब समझिए जरा आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये दूसरा नियम है भाई, ये नियम है, ठीक ना। तो ये फिजिक्स जिन्होंने बनाया उनके हिसाब से ये नियम है, हम लोग अपने आप से नहीं करते हैं ऐसे। जैसे कोई नियम कानून, जैसे संविधान में कोई नियम कानून बनाया ना, तो संविधान रचयिता जो थे भीमराव अंबेडकर साहब, उसने जो नियम बनाया है उस पर हमको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नियम कानून तोड़ दिए, नहीं हमको नहीं मानना है। तो ये जो है फिजिक्स का है, मानना तो पड़ेगा भाई, ठीक ना। तो ये फिजिक्स का है, उसने भी कुछ करके बनाया होगा, तो उसके हिसाब से है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण I देखिए किसे कहते हैं आपतन कोण? आपतित किरण और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और ये क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण आपतन कोण, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण परावर्तन कोण। अच्छा, अभिलंब किसे कहेंगे? बोलिए जरा, अभिलंब किसे कहेंगे? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहता है। और आपतित किरण, दर्पण पर आने वाली किरण, आपतित किरण, दर्पण से टकरा कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। उसके बाद आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण परावर्तन कोण। उम्मीद है आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और ये जो है समतल दर्पण आपका बन चुका है, यानी घर में जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो है समतल दर्पण आप, ठीक ना। तो ये आप समझ गए होंगे, ये कौन सा दर्पण है भाई? तो समतल दर्पण है, समझ लीजिए यहीं से आप दर्पण के बारे में, ठीक ना। उम्मीद है आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में समझ में
आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों आई बराबर जो आर आपने लिखा है ये हो गया आपका नियम, ये हो गया आपका फाइनल हो चुका है। लेकिन आप समझिए यहाँ पे जरा, जब ये बोल रहा है आई बराबर आर, बोल रहा है आई बराबर आर, इसका मतलब कि आई यदि 30 डिग्री होगा तो आर भी 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं भाई? आई बराबर आर, इसका मतलब आई यदि 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा। आई यदि 5 डिग्री है तो आर भी 5 डिग्री होगा। आई यदि 50 डिग्री है तो आर भी 50 डिग्री होगा। यदि आई हमारे पास 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा, होगा ना? ये आप बात मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। चलिए, अगर आई आपका 90 डिग्री हो जाए तो क्या करेंगे? आई अगर आपका मानिए ये हो गया, और अगर आई आपका ये जो कोण आता है ये ना आकर के अगर आपका आपतन कोण एकदम सीधा, अगर आप टॉर्च एकदम सीधा जला दें दर्पण पे, अगर आप दर्पण पे एकदम टॉर्च सीधा जला दें, यदि 90 डिग्री पे अगर आप टॉर्च जला दें तो फिर वो क्या होगा? यदि आई आपका 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? सोचिए जरा, यदि आई जब 90 डिग्री है तो परावर्तन यानी इस पर आया कौन, सॉरी इस पर आया कौन, तो आपतित किरण भी इसी पर हो गया, आपतित किरण भी इसी पर, और जो परावर्तित किरण होगा वो भी इसी पर होगा, होगा कि नहीं? तो बताइए इसी पर जाएगा तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? 0 डिग्री नहीं होगा कि 90 डिग्री होगा? अब बताइए 90 डिग्री तबे ना हो, 90 डिग्री ही होगा दोस्तों। लेकिन कौन, देखिए डिग्री तबे बनता है, कोई भी डिग्री हो गया वो तबे बनता है जब आपका ये फैला होता है। मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, क्या भाई? तो ये आपका 90 डिग्री है ना? देखिए आप अगर इसको फैलाएंगे, मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री है, ठीक ना? 60 डिग्री है, थोड़ा बंद हुआ 30 डिग्री, थोड़ा बंद हुआ और 15 डिग्री, फिर थोड़ा बंद हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री एकदम आ गया। तो ये जो 0 डिग्री हुआ और इसी पर प्रकाश गया और इसी पर लौट गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? तो एकदम 0 डिग्री हो गया ना, जब फैलेगा ही नहीं तो 0 होगा ना। तो आप यहां से ध्यान रखिएगा, जब आपतन कोण 90 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। जब आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ये नोट में आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आपतन कोण, जब आपतन कोण, जब आपतन कोण 90 डिग्री तो आर यानी परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री। ये आप ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज दोस्तों, ठीक ना? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। अब देखिए आर तबे ना फैलेगा भाई, आर 90 डिग्री तबे ना होगा जब कोई काम होगा, लेकिन ये काम कर रहा है, 90 डिग्री पे डालें तो उसी पे भाग गया। इसका अभिलंब भी यही होता है, इसका आपतित किरण, परावर्तित किरण सब यहीं पे होता है। समझ में आ गया? ये 6 पॉइंट था, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए अभी देखिए आप जो है नोट्स मिला आपको नहीं ना? देखिए नोट्स जो है आपको यहाँ चलता हुआ दिख रहा होगा, नोट्स आपको दिख रहा है ना? तो नोट्स आपको दिख रहा है, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम मस्त रहिए और अगला पार्ट का इंतजार कीजिए, बस आ जाएगा आपका अगला पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हर चीज़, और नोट्स का आपने पूर्ण रूप से कर लिया होगा, उसका कॉपी जो होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।